हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा मेरठ से। और आप लोगों को मैंने जो है दो वीडियोस इससे पहले अपलोड करे थे। एक था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब और एक था टेंस का इंडेफिनिट पार्ट। अब ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि नॉट अबाउट रूल्स एंड ऑल दैट, कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस देख के कीवर्ड से जो है टेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यानी कि कीवर्ड्स देखें कौन से वर्ड को जो है किस में आना है और उसके बाद उसी के हिसाब से वो वर्ब फॉर्म जो है वो यूज करनी है। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को कीवर्ड से सॉल्व करना जो है वो टेंसेस का बताऊंगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये एक वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। अब मैं दो क्वेश्चंस आपके सामने लिख रही हूं। Your father is always taking medicine on time, and second one is your father always takes medicine on time। अब इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको कौन सा क्वेश्चन, जो इन दोनों जो सेंटेंसेस लिखे हैं, क्या ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं? क्या ये दोनों सेंटेंसेस जो है टेंस वर्ब वाइज और वैसे जो है वो ठीक है? अगर मैं कहूँ वर्ब वाइज ठीक है तो जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ इज आ रहा है, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगती है, तो ये टेंस वाला सेंटेंस अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और वर्ब की एस और यस वाली फॉर्म लगी है, तो ये वाला भी अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म से ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। फिर भी अगर मैं ये कहूँ कि ये सेंटेंस जो है वो इनमें से कोई एक सेंटेंस गलत है, तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है। देखिए, पहले मैं आपको ऑलवेज का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद आप मुझे अपने आप बताइएगा। देखिए, ये ऑलवेज एक एडवर्ब है और ऑलवेज जो एडवर्ब है अगर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं तो ये लगता है आपका ठीक है। और अगर ये कंटिन्यूअस में लेना हो तो ये बताता है, ये लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले एस। देखिए, ऑलवेज इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होता है और कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है, जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये समझना है। अब मगर मैंने बताया दोनों में ठीक होता है, तो इसका मतलब ये दोनों जो सेंटेंसेस है वो ठीक है। मैं फिर भी कहूंगी ये क्वेश्चन भी, ये वाला सेंटेंस गलत है। अब क्यों गलत है इस बात को समझिए। अब मैंने क्वेश्चन लिखा, योर फादर इज ऑलवेज टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम एंड योर फादर ऑलवेज टेक्स मेडिसिन ऑन टाइम। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है या इंडेफिनिट टेंस बताता है हैबिट। एक जनरल जो है वो हैबिट बताता है। तो पिताजी की जो हैबिट है वो क्या है कि मेडिसिन को समय पर लेने की, तो वो कौन सा टेंस बताता है? हमारा इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? हैबिट बताता है। लेकिन अगर आप ऑलवेज को कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हो तो वो हैबिट नहीं बताएगा। वो बताता क्या है कि किसी को जो बोलने वाला है उसकी इरिटेशन बताता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमेशा लेट आता है।
अब अगर हमेशा लेट आता है तो आप उसे ये कहेंगे यू ऑलवेज कम लेट। तो ये जो चीज है ये उसकी हैबिट है, सही है। बट अगर आप उस पर गुस्सा है तो आप यू ऑलवेज कम लेट नहीं, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट का यूज किया जाएगा। तो अब इस सेंटेंस में ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि अगर ये हैबिट है तो स्पीकर को इस पे इरिटेशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला सेंटेंस वाला भाग हमारा गलत है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आप ऑलवेज दो उसमें यूज कर सकते हैं, या तो आप इसे इंडेफिनेट में यूज करेंगे या आप इसे कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। अगर इंडेफिनेट में यूज करते हैं तो वो क्या बताता है, एक रेगुलर एक्टिविटी, एक रेगुलर हैबिट जो है वो बताता है। किसी भी आप जो है इसको अगर आप इसको इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो वो चीज क्या बताती है, स्पीकर का इरिटेशन। यानी कि अगर कंटिन्यूअस टेंस में हमने ऑलवेज यूज करा तो ऑलवेज क्या बताता है, इरिटेशन ऑफ द स्पीकर। और इस वजह से ऊपर वाला सेंटेंस गलत है और नीचे वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अब आप ध्यान से देख लीजिए कि मैंने क्या बताया है। इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अब इसी से बेस्ड जो है मैं आपको एग्जांपल देती हूं, देखिए। A few memories of my childhood, ये पार्ट है, are always reflecting in my mind transporting me into nostalgia. हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, एक ये है और एक ये क्वेश्चन नंबर 2 और लिख देती हूँ। She always does only what I don't like। देखो, अब मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। अब आप खुद देखिए, इस सेंटेंस में आपको कीवर्ड दिखा ऑलवेज। अब जरा ध्यान से सेंटेंस पढ़िए और ये बता रहा है, मैंने अभी आपको ऑलवेज का यूज बताया कि या तो आप इसे किस में यूज करेंगे, इंडेफिनेट टेंस में यूज करेंगे या कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब आप ये देखिए कि ऑलवेज के बारे में बताया। तो ऑलवेज जो है वो क्या बता रहा है कि अ फ्यू मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड और ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग इन माई माइंड ट्रांसपोर्टिंग मी इनटू नॉस्टैल्जिया, कि भाई कुछ मेमोरीज हैं मेरे चाइल्डहुड की जो हमेशा मेरे दिमाग में जो है वो आती रहती हैं और मुझे पुरानी यादों में ले जाती हैं। तो क्या इससे स्पीकर जो है वो इरिटेट हो रहा है? नहीं, ये चीज क्या है, एक जनरल हैबिट, एक जनरल एक्टिविटी बता रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये किस में होना चाहिए, वर्ब चेंज हो जाएगा इंडेफिनिट टेंस में। अब इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा तो क्या होगा, अ फ्यू मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड। सबसे पहले इसमें से क्या हटाएंगे, आर, ठीक है। और मेमोरी से सब्जेक्ट, तो ये क्या आएगा, रिफ्लेक्टिंग की जगह आपका क्या यूज किया जाएगा, रिफ्लेक्ट इन माय माइंड ट्रांसपोर्टिंग मी इनटू नॉस्टैल्जिया। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए, शी ऑलवेज डज ओनली व्हाट आई डोंट लाइक। ये सेंटेंस जो है ये आई डोंट लाइक क्या बता रहा है, इरिटेशन, इसका स्पीकर का इरिटेशन। तो ऑब्वियसली कि ये चीज किस में नहीं आएगी, इंडेफिनेट में नहीं आएगी, यानी कि इस वाले पार्ट में एरर है।
तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी इज ऑलवेज, डज की जगह लगाएंगे डूइंग, ओनली व्हाट आई डू। मैंने आपको एक पहला यूज बताया कि ऑलवेज को हम कहाँ जो है वो यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस देख लीजिए। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बारे में बता दूं। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या मतलब होता है कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अगर मैंने आपसे एक चीज ये कही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर मैंने आपसे कहा कि देखिए ये क्वेश्चन से समझाती हूँ। देखिए दो क्वेश्चंस मैंने आपको लिखे हैं। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगी। मैं आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। कंटीन्यूअस टेंस के बारे में ऐसे समझिए कि कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है एक ऐसी घटना, एक ऐसा चीज जो कि जिसका जो नेचर है वो टेम्परेरी है, यानी कि कभी ना कभी तो वो चीज सुधरेगी। देखिए एक तो बोलते समय जो एक्शन हो रहा होता है वो तो टेम्परेरी है ही, वो तो कंटीन्यूअस टेंस में आता ही है। बेसिकली यही एक टेंस होता है जो कि प्रेजेंट का टेंस है। लेकिन ये एक ऐसी कुछ भी घटना है जो आप ये मान के चलिए कि जो अभी है थोड़ा समय बाद वो जो बदल जाएगा, तो उस चीज को बताने के लिए, यानी कि कोई भी एक ऐसी टेम्परेरी चीज जो अभी है कुछ समय बाद नहीं होगी, 1 साल बाद 2 साल बाद, लेकिन उसकी नेचर कैसी है, टेम्परेरी है। तो जो टेम्परेरी चीज होती है उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है, और वो चीज बताती क्या है कि चीज जो अभी है वो थोड़े समय बाद जो है वो नहीं होगी। अब आप जरा सेंटेंस देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया स्टिल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। आप एक चीज देखिए, एक तो ये स्टिल आ रहा है अभी तक और ये लिव आ रहा है। एक बात बताइए, जो पॉवर्टी की कंडीशन है क्या वो हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी है? क्या अगर कोई देश कभी गरीब है तो क्या वो हमेशा गरीब ही रहेगा? क्या जो चीजें हैं कि क्या व्यक्ति की परिस्थितियां चेंज नहीं होती? अब इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया स्टिल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है कभी तो सुधरेगी, ये एक टेम्परेरी फेज है, और वो टेम्परेरी फेज को बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अगर हम इसको ये बना देंगे तो इसका मतलब हो गया परमानेंट एक्शन, कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया स्टिल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, कि अभी भी जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं और वो रहते थे और वो रहते रहेंगे। ये परमानेंट एक्शन हो जाएगा। नहीं, अगर कोई व्यक्ति आज गरीब है तो कल को उसकी परिस्थितियां सुधर भी सकती हैं। अगर आज कोई देश गरीब है तो कल को वो एक अच्छे स्थिति में भी आ सकता है। तो ये जो परिस्थिति है ये कैसी मानी जाएगी, टेम्परेरी। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर स्टिल, और लिव की जगह क्या हो जाएगा, लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन।
अब एक यहाँ पर चीज देखिए, मैंने यहाँ पर सेंटेंस के अंत में लिख रखा है द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इंक्रीजेस डे बाय डे, कि भाई किसी भी चीज के जो दाम है, जो चीजों के दाम है वो जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब कोई चीज अगर डे बाय डे हो रही है तो उसका मतलब है आज कुछ थी, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी, यानी कि वो एक्शन कैसा है, टेम्परेरी। और जो चीज टेम्परेरी है तो उसको हम वहां पर जो है कौन सा टेंस यूज करेंगे, कंटिन्यूअस। द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज या प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ये समझाया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है कि कोई एक्शन जो अभी है थोड़े समय बाद वो चीज नहीं होगी, तो कौन सा टेंस यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। बस आप लोगों को बेसिक चीजें समझनी है और टेंस जो है वो आपको बहुत आराम से जो है वो समझ में आएगा। अब देखिए इसी का मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। फिर मैं आपको दो एग्जांपल से समझाऊंगी। हाँ जी, चला ये दो क्वेश्चंस देखिए। इट इज स्मेलिंग सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग अप। देखिए आप लोगों ने दो तरीके के वर्ब्स के बारे में सुना। देखिए एक होते हैं स्टैटिक और एक होते हैं डायनामिक। ये कॉन्सेप्ट सबने जो है वो सबको बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। देखिए स्टैटिक और डायनामिक वर्ब का मतलब होता है, स्टैटिक जो वर्ब होते हैं याद करना रटने की कोई जरूरत नहीं है। स्टैटिक और डायनामिक, स्टैटिक का मतलब होता है जो स्थिर होते हैं और डायनामिक का मतलब होता है जो गतिशील होते हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ब जो जिसके जो है आप उस वर्ब के बारे में आपने बोला और उसके एक्शन की इमेज आपके दिमाग में एज सच नहीं आती है, तो वो वर्ब कैसा माना जाएगा, स्टैटिक माना जाएगा। जैसे कि लव या जो है इसमें हेट, ओन, पजेस, बिलोंग, ये सारे थिंक भी है इसमें, हैव, ये सारे जो वर्ब्स हैं अगर स्टैटिक वर्ब्स इसलिए माने जाते हैं क्योंकि अगर आप इन वर्ब्स के बारे में बात करते हैं तो इन वर्ब्स के एक्शन की इमेज जो है वो नहीं बनती। ये जैसे हैं ये इनमें चेंज नहीं होता, यानी कि ये परमानेंट वर्ब्स माने जाते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है परमानेंट। और जो भी चीज परमानेंट वर्ब होगी, परमानेंट वर्ब जो है, परमानेंट मैंने आपको भी बताया परमानेंट कौन से टेंस में यूज होता है। आप इसे कंटिन्यूअस वाले में छोड़ दीजिए, बाकी ये दोनों दो टेंसेस में यूज होगा, या तो ये परफेक्ट में यूज होगा या ये इंडेफिनिट में यूज होगा। लेकिन जो डायनामिक होता है
वो बेचारा बड़ा भला होता है, डायनेमिक सब में यूज होता है। अब आप जरा ये वाला क्वेश्चन जो है आप दोबारा से इसको सेंटेंस को पढ़िए। ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखा, इट इज स्मेलिंग सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग अप। अब इसको क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें क्या गलती है। और जरा नीचे वाला क्वेश्चन भी देखिए, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू विला बिकॉज द वन आई एम लिविंग एट इज नॉट बिग इनफ फॉर अ ह्यूज फैमिली लाइक आवर्स। अब आप देखिए पूरा पहला वाला सेंटेंस देखिए। मैंने अभी आपको बताया था जितने भी जो स्टैटिक वर्ब है वो परमानेंट है, जैसे स्मेल है, टेस्ट है, फील, हियर, सी। पहले मैं आपको इसके बारे में समझाऊं। देखिए, अगर आप किसी चीज को जानबूझ के सूंघ रहे हैं, किसी चीज का एक्शन कर रहे हैं, तब तो वो स्मेलिंग हो जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज की खुशबू आ रही है अपने आप में, तो स्मेलिंग नहीं होगा, वो कौन सा एक्शन हो जाएगा, इंडेफिनिट का। देखिए, खुशबू है या बदबू है या कुछ भी है, अगर वो चीज आप उसको सूंघ नहीं रहे हैं तो वो चीज क्या है, वो अपने आप आ रही है। आप किसी चीज को देखना नहीं चाह रहे हैं या आपके सामने है, अब आप देख रहे हैं उसको, आपको कुछ आवाज आ रही है बाहर से, चाहे आप उसे सुनना चाहें ना। हाँ, अगर आप उसमें एक एक्शन डेलिब्रेटली उसे सुनना शुरू कर दें तो वो कैसा हो जाएगा, डायनेमिक। लेकिन अगर आप जो है, जैसे हम म्यूजिक के लिए लिसनिंग वर्ड यूज करते हैं क्योंकि म्यूजिक हम सुनते हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई आवाज आ रही है, हम उसको चाहे सुन नहीं रहे हैं, वो आवाज अपने आप आ रही है, तो वो हियर है, हियरिंग नहीं है। वैसे भी हियरिंग जो है वो नाउन बन जाता है, तो इसीलिए अब ये परमानेंट वर्ब्स है। अब इट इज स्मेलिंग सो नाइस, कि भाई आप सुन नहीं रहे, इट स्मेल्स, तो यहाँ पर ये जो एक्शन है ये किसमें है, ये टेम्परेरी का वो दे रहा है, तो ये उसमें जो है वो आपको ये डायनेमिक वर्ब नहीं है, इसमें आएगा इट स्मेल्स सो नाइस, वो इतनी अच्छी खुशबू है दैट आई फील लाइक ईटिंग अप। अब जरा नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, थिंक और थिंकिंग में बहुत फर्क होता है। देखिए, थिंक और थिंकिंग में बड़ा फर्क होता है। थिंक का मतलब होता है अगर आप किसी चीज पे आपके जो विचार है, किसी चीज पे आप क्या सोचते हैं, तो वो चीज होती है थिंक। लेकिन थिंकिंग का मतलब होता है अगर आप किसी चीज के बारे में उस समय सोच रहे हैं, जानबूझ के किसी चीज को सोच रहे हैं, तो वो चीज जो है वो क्या हो जाता है, दैट बिकम्स डायनामिक वर्ब। थिंक, जैसे आप किसी आई थिंक, अगर मेरे किसी चीज के बारे में कोई विचार है तो मैं उसमें बोलूंगी आई थिंक। अगर मैंने किसी के बारे में कहा आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, कि मैं डेलिब्रेटली कोई काम कर रही थी, तो मैं उसमें क्या बोलूंगी, थिंकिंग। अब यहाँ पे क्या व्यक्ति है, वो व्यक्ति सोच रही है, सोच रहा है कोई चीज खरीदने का, तो वो चीज क्या डेलिब्रेटली काम कर रहे हैं। तो यही जो वर्ब है, जो पहले अगर आप जनरल सोच रखेंगे तो वो चीज क्या बन जाएगी, इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पे ये जनरल सोच नहीं है, यहाँ पे ये चीज क्या है, एक डेलिब्रेट चीज है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। एक बार दोबारा से स्टैटिक और डायनामिक का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि स्टैटिक वर्ब मींस एक ऐसा एक्शन जो परमानेंट है, जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं। इसमें है कि अगर एक एक्शन की इमेज जो है वो करते हुए नहीं बन रही है तो दैट इज स्टैटिक, लेकिन अगर एक एक्शन की करते हुए इमेज बन रही है दैट इज डायनामिक। स्टैटिक वर्ब जो है वो परमानेंट है, इसीलिए वो इंडेफिनिट या परफेक्ट में यूज किए जाते हैं। लेकिन जो डायनामिक वर्ब्स हैं वो सभी में वो वर्ब्स फॉर्म में यूज हो जाते हैं। और इसमें भी जो मैंने कुछ वर्ब लिखे हैं, इनकी भी अलग अलग कंडीशन होती है कहाँ पर ये यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट आपका जो है, अब मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बता रही हूँ। देखिए,
योर आइडिया इज striking my mind and I feel it important for the discussion. देखिए क्वेश्चन देखिए, योर आइडिया इज स्ट्राइकिंग माई माइंड. स्ट्राइकिंग का मतलब होता है दिमाग पे जो है वो आ रहा है. योर आइडिया इज स्ट्राइकिंग माई माइंड एंड आई फील इट इम्पोर्टेंट फॉर द डिस्कशन. अब इस सेंटेंस में क्या गलती आपको लग रही है? देखिए, एक चीज सोचिए, तुम्हारा आइडिया, मैंने अभी आपको बताया जो कंटिन्यूअस टेंस होता है वो चीज क्या बताता है. कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है कि कोई चीज टेम्परेरी एक्शन है, उसी समय हो रही है. अब एक बात मुझे बताइए, अगर दिमाग में आइडिया स्ट्राइक भी कर रहा है और आप उसको जो है वो डिस्कस भी करना चाह रहे हैं, तो ये चीज नहीं हो सकती. आइडिया का पहले स्ट्रक करेगा, उसके बाद आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे. यानी कि इसमें आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? परफेक्ट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट परफेक्ट टेंस. देखिए, परफेक्ट टेंस ये तो जो है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये तो चीज है. परफेक्ट के बारे में समझिए कि कोई एक्शन, ये है एक्चुअली पास्ट टेंस, कोई एक्शन हो गया, लेकिन इसे प्रेजेंट में रखते क्यों है कि कोई एक्शन हो गया लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी प्रेजेंट में भी है, तो उसे क्या यूज किया जाता है? परफेक्ट टेंस जो है वो कहा जाता है. अब आइडिया जो है पहले दिमाग में स्ट्रक हुआ, अब उसका इम्पैक्ट क्या है? ये दैट इज इम्पैक्ट. ये इम्पैक्ट है कि भाई उसका जो है वो डिस्कशन करना. तो ये अगर यहाँ पे स्ट्राइकिंग लिख रहे हैं तो स्ट्राइकिंग का मतलब है कि कोई काम लगातार हो. योर आइडिया इज स्ट्राइकिंग माई माइंड. आइडिया लगातार दिमाग में जो है वो स्ट्राइक करे जा रहा है, लगातार दिमाग में आए जा रहा है. और आई फील इट इम्पोर्टेंट फॉर द डिस्कशन, मुझे उसके बारे में डिस्कशन करना है. आइडिया दिमाग में जो करेगा, वो स्ट्रक जो करेगा वो एक ही बार करेगा. अब उसका प्रभाव क्या होगा कि उसके ऊपर डिस्कशन करना है. इसीलिए ये जो है आइडिया इज स्ट्राइकिंग की जगह आएगा योर आइडिया हैज स्ट्रक माय माइंड. देखिए, मैं दोबारा समझा देती हूं कि कोई भी चीज, ये चीज एक्शन खत्म, ये चीज उसका प्रभाव. एक्शन खत्म, ये उसका प्रभाव. तो अगर कोई एक्शन खत्म हो गया है लेकिन उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो उसको किस में यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है. आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई. एक बार देख लीजिए इसको दोबारा से. परफेक्ट टेंस मीन्स कि कोई चीज, किसी कोई एक्शन, एक्शन हो गया कंप्लीट, एक्शन कंप्लीट हुआ, पास्ट में फिर भी क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसका प्रभाव क्या है वो देखने को अभी भी मिल रहा है. देखो, आप इसको एक एग्जांपल ये देखो. I have studied well for the examination. इस बात का क्या मतलब है? देखो, I studied well for the examination और I have studied well for the examination, दोनों ठीक है. जब भी कभी टेंस वाले सेंटेंस में अगर ये जो टाइम नहीं दिया होता है तो वर्ब की फॉर्म दोनों में ठीक है. I have studied well for the examination, ये भी सही है. I studied well for the examination, ये भी सही है. मगर I have studied ये बता रहा है कि ये आपका एक्शन है और इसका प्रभाव क्या है? एग्जाम होना बाकी है. अगर एग्जाम होना बाकी है तो ये किस में यूज किया जाएगा? परफेक्ट.
हालांकि इस सेंटेंस से ये पता नहीं चल रहा है कि भाई एग्जाम होना है, लेकिन अगर हैव स्टडीड लगाया है तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रभाव अभी देखने को है कि एग्जाम बाकी है। और अगर आप बोलते हो आई स्टडीड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब वो एग्जाम जो है वो हो गया, काम खत्म हो गया। तो इसीलिए काम खत्म हो गया, उसका इम्पैक्ट भी नहीं है, तो वो होगा पास्ट में। और जब पास्ट के एक्शन का इम्पैक्ट प्रेजेंट में होगा तो वो चीज होगी परफेक्ट टेंस। बड़ी मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, उम्मीद है आपको पसंद आए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अब हम लोग जो है, अब मैं आप लोगों को एक चीज समझा रही हूँ। पहले मैं इसमें आपको सेंटेंस देख लीजिए पहले। देख, his condition has been critical since he had met with an accident। एक बात बताइए, पहले मैं आपको एक चीज समझाऊं, ये सिंस ऑफ और है क्या? सिंस फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। अरे इसी में आपको मैं एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, अब ये तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है। सेंस जो है ना, जब कभी भी सेंस जो है ना वो जवाब देता है व्हेन का, यानी कि कब से। और जो फॉर है ना वो जवाब देता है हाउ लॉन्ग, यानी कि कितनी देर से। अब इसी को, ये तो क्वेश्चन है, मैं आपको एक और इसका समझाना चाहूँ तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको दो क्वेश्चंस ले रही हूँ। ये आपका क्वेश्चन जो है ये एनडी के एग्जाम में पूछा भी गया था, तो ये क्वेश्चन यहाँ लिख रही हूँ। एक बात बताइए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ मैं दो प्रेपोजिशंस लिखती हूँ, बाय क्या होना चाहिए? और आप बाय टिल से क्या समझते हो? इसका इससे क्या लेना देना है? आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? यू शुड कंप्लीट योर वर्क डैश मंडे। आप फिर उसके बाद बाय टिल भी समझ जाओ। देख, एक चीज ये समझिए, जो बाय वो पॉइंट ऑफ टाइम है, और जो टिल है वो बताता है पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो बाय है वो सेल्स है और जो टिल है वो फॉर है। बाय क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन, कब। और जो टिल है वो क्या बताता है? पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर इस तरीके से मैं कहूं कि यू शुड कंटिन्यू योर वर्क मंडे। अब इन दोनों सेंटेंसेस में कहां पे बाय लगेगा, कहां टिल लगेगा? आप एक चीज देखिए, यू शुड कंप्लीट, ये वर्ब है हमारा कंप्लीट। यू शुड कंप्लीट योर वर्क, कब? ये जवाब किसका दे रहा है? व्हेन का। जो व्हेन का जवाब देगा वो चीज क्या हो जाती है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो व्हेन का जवाब दे पॉइंट ऑफ, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? बाय। अब यहाँ पे ये क्या है? यू शुड, ये वर्ब से पहचानेंगे, कंटिन्यू। यू शुड कंटिन्यू योर वर्क, कब? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी रखना। कब तक जारी रखें? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। ये पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? कब तक। तो तुम अपना काम कब तक जारी रखो? तो यहाँ पे क्या है? आप एक चीज याद रखिएगा, बाय सेंस है, यानी कि बाय जो है वो क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम, काम कब तक खत्म हो जाना चाहिए, उससे पहले खत्म हो जाना चाहिए। और टिल बताता है वो कब तक चलता रहना चाहिए। लेकिन बाय क्या है? दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम।
एंड स्टिल इज फॉर पीरियड ऑफ प्रेपोजिशन वाला पार्ट भी होता है। चलिए छोड़िए उस बात को। अब मैंने आपसे एक चीज कही, हिज कंडीशन है, क्या यहाँ पर भी ये सिंस और ये जो है पॉइंट ऑफ ये जो है इसमें एक सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ पर ये सिंस जो है वो प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अब मैंने यहाँ पे बोला हिज कंडीशन हैज बीन क्रिटिकल, कब से? तो ये बता रहा है कि सिंस ही हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, जब से। सिंस का यहाँ किसका जवाब दे रहा है? जब से का जवाब दे रहा है। सिंस ही हैड मेट विद एन एक्सीडेंट। अब एक आप चीज देखिए, हिज कंडीशन हैज बीन क्रिटिकल, कि उसकी कंडीशन जो है वो कैसी है? क्रिटिकल है। कब से? जब उसका एक्सीडेंट हुआ। अब जब से उसका एक्सीडेंट हुआ, जब उसका कब से हुआ? जब उसका एक्सीडेंट हुआ। तो ये जो सेंस है ये बता रहा है क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट वाली जो घटना वो कब किस में घट गई? पास्ट में घट गई। एक्सीडेंट वाली चीज जो है वो खत्म हो गई। यहाँ दो चीजें नहीं जोड़ी गई, एक काम पहले खत्म हो रहा है, एक काम बाद में खत्म हो रहा है, नहीं। कंडीशन उसके बाद से क्रिटिकल है, यानी कि वो प्रेजेंट में है स्थिति। वो स्थिति किस में है? प्रेजेंट में, खत्म नहीं हुई है। स्थिति किस में है? ये जो कंडीशन है ये किस में है? प्रेजेंट में। This condition has been critical। अगर मान लीजिए किसी की हालत खराब है तो हमें कहते हैं इस कंडीशन has been critical, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कंडीशन जो है वो प्रेजेंट पास्ट में थी और अब भी जो है उसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा कि मेट विद एन, लेकिन ये जो घटना है ये किस में घट गई है? पास्ट में। तो यहाँ पर हैड ना आके केवल क्या आएगा? ही मेट विद एन एक्सीडेंट। यानी कि अगर सिंस आ रहा है तो सिंस अगर एक एज ए कंजम्पशन यूज हुआ है तो पहले वाला जो पार्ट है वो किस में यूज किया जाता है? परफेक्ट में। और परफेक्ट मैंने अभी आपको बताया था, परफेक्ट वाला भाग क्या बताता है कि एक्शन तो पास्ट में हो गया लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो किस में देखने को मिल रहा है? प्रेजेंट में भी देखने को मिल रहा है। तो कंडीशन हैज बीन क्रिटिकल का मतलब है हिज कंडीशन हैज बीन क्रिटिकल, यानी कि जो है वो लगातार जो है वो कंडीशन जो है वो खराब। कब से? जब से उसका एक्सीडेंट हुआ। तो जब भी कभी सेंस वाला पार्ट आता है तो सेंस वाले पार्ट को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेंस अगर है तो सेंस के यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट और सेंस के यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। ये या तो प्रेजेंट परफेक्ट या कोई चीज वो बता रहा है कि भाई वो घटना जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी भी है, और वो क्या बताता है? ये जो घटना है ये एक्चुअली पास्ट परफेक्ट को जो यूज किया जाता है उसके लिए दो कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है, जिनमें से एक पहले घट गई और एक बाद में। ये जो कंडीशन है ये प्रेजेंट की है, इसलिए यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो चीज बताई, यहाँ पे मैंने सेंस ऑफ द कंजंक्शन बताया, लेकिन मैंने आपको एक चीज जो सेंस ऑफ फॉर वाला पार्ट बताया, तो मैंने सेंस ऑफ फॉर वाले में बताया कि सेंस क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर क्या बताता है? पीरियड ऑफ टाइम। सेंस यानी कि किसका जवाब देता है? व्हेन, कब से, और फॉर किसका जवाब देता है? हाउ लॉन्ग। अब जैसे हम इसी का एग्जांपल जो है वो समझते हैं, आप लोगों ने ये देख लिया होगा। देखिए India is struggling for financial stability since independence देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर सेंटेंस में टाइम का बताने वाला वर्ब, टाइम बताने वाला वर्ड आ रहा है तो वर्ब उसके हिसाब से चेंज होता है। अगर ये चीज नहीं होती, ये इंडिया इज स्ट्रगलिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है सेंटेंस। ये जो सेंस है ये क्या बता रहा है? ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है। ये क्या बताता है? ये वर्ड क्या बता रहा है? टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, टाइम बताने वाला शब्द है।
अब आप ये देखिए, इंडिया इज स्ट्रगलिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कब से? सेंस किसका जवाब दे रहा है? इंडिपेंडेंस। कब से? इंडिपेंडेंस। अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वाले वर्ब्स यानी कि सिंस और फॉर, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, सिंस और फॉर आ रहे हैं तो वहां पर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो है उसमें लिया है मैंने, ये वाला जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पहले इसके बारे में देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको समझाऊं तो प्रेजेंट का मतलब देखिए, तो तीन आ रहे हैं टेंस। प्रेजेंट फॉर्म जो है प्रेजेंट, यानी कि वर्ब की फॉर्म कैसी रखनी है? प्रेजेंट की। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट जो है वो प्रेजेंट में अभी तक भी है। अब कंटिन्यूअस मतलब वो काम अभी तक भी चल रहा है। फिर दोबारा से समझिएगा, प्रेजेंट इस समय की बात कर रहे हैं, परफेक्ट उसका इम्पैक्ट है, एक्शन चाहे जो पीछे से पास से चला रहा है लेकिन इम्पैक्ट जो है वो अभी भी है। और कंटिन्यूअस लगातार वो काम हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब किसी पॉइंट पे कोई काम लगातार, किसी कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? टेम्परेरी एक्शन, जो चीज लगातार चल रही है। लेकिन परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? कोई काम पास से चला रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें अभी तक देखने को मिलेगा। अब आप इसमें देखिए, इंडिया इज स्ट्रगलिंग। अगर यहाँ पे ये सेंस नहीं होता, अगर सेंस नहीं होता तो ये चीज बिल्कुल ठीक थी कि भाई अभी भी इंडिया जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रही है, एक टेम्परेरी फेज है, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आ गया सिंस, तो अब हमारा सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है। क्योंकि ये एक्शन जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था? इंडिपेंडेंस। यानी कि आप ये देखिए कि कोई कब से शुरू हुआ था? पास्ट से स्टार्ट हुआ था, इंडिपेंडेंस से। ये पीछे से शुरू हुआ था और ये अभी तक भी, ये यहाँ से चलिए ये मान के चलते हैं, ये एक पॉइंट है, ये इंडिपेंडेंस से स्टार्ट हुआ था, ये पास्ट का पॉइंट है और ये यहाँ तक ये चीज जो है ये कंटिन्यूड है। और अब कंटिन्यूड है कहां से? पास्ट से लेकर अभी तक कंटिन्यूड है, यानी कि उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। वो पॉइंट एक तो परफेक्ट हो गया कि भाई उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, और दूसरी चीज क्या हो गई कि वो चीज कंटिन्यूअस है क्योंकि वो लगातार जो है वो चल रही है, टेम्परेरी है। एक चीज कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल रही है, सेंस है। तो इसीलिए इस वाले वर्ड को क्या कहेंगे? इंडिया हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिंस इंडिपेंडेंस। तो अब इस बात को ध्यान रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि कोई काम किसी उसमें समय पर चल रहा है। जैसे कि अगर जो है, अगर मैंने यहाँ पे कहा कि भाई अभी मैं इस समय आई एम टीचिंग, बिल्कुल सही है क्योंकि इस समय मैं जो है वो पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर वहां पे कोई टाइम इंडिकेटिंग वर्ड लग गया जो कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि हाउ लॉन्ग बता रहा है, कितनी देर से पढ़ा रही हूँ या कब से पढ़ा रही हूँ, यानी कि वो सिंस या फॉर वाला पार्ट दे दिया, तो वो चीज क्या बता रही? कोई चीज पहले से शुरू हुई और अभी तक भी जो है वो चीज चल रही है, यानी कि कंटिन्यूटी में है। जो कौन बताते हैं टाइम इंडिकेटिंग वर्ड? सिंस और फॉर। तो वहां पर हम इज या आर एम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते। हमें उसमें क्या यूज करना पड़ता है? हैज, हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना। आई होप आपको ये एग्जांपल्स और चीजें समझ में आई। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज देखिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो रही है। और अपने कमेंट्स जो है वो जरूर दीजिए। थैंक यू।